नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए स्वागत कर लेते हैं अपने आज के गेस्ट बाबा रामदास जी का। बाबा जी नमस्कार। जय हो जय हो। दर्शकों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने राजनीति की बात शुरू की। राजनीति की बात जब हमने शुरू की तो 2024 का लोकसभा चुनाव वो सामने है, तो निश्चित तौर पर बात वहीं से शुरू होगी। हम लोगों ने सीटों पर बातचीत नहीं की। पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू किया और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्यवार यानी स्टेट वार जरा केमिस्ट्री देखी जाए। सीटें तो आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा सारी जगह चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हम राज्यवार जरा केमिस्ट्री देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस स्थिति में जबकि विपक्ष का एक नया शब्द इंडिया सामने है और उसके सामने जो इस समय सत्ता दल है एनडीए यानी उसका नाम सामने है। हमने 3-4 स्टेट्स की बात किया था। आज हमारी बातचीत है उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। बाबा जी ये बताइए, 80 में 80 सीटें, ये भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना नारा मान के चल रही है इस बार 2024 में जी। पिछले वीडियो में आपने 75 या 76 की संख्या दी थी। अब 75 या 76 की संख्याओं पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जरा इन टोटलिटी अगर 2024 का लोकसभा उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, हटा दीजिए 80 में 80 के नारे को, हटा दीजिए अपनी कई बात को कि आपने 75-76 दे दिया था। अब जरा पूरे उत्तर प्रदेश को केमिस्ट्री चेक करनी हो, सीट वाइज नहीं इलाके वाइज ही अगर आप कह लीजिए, तो क्या संभावना आपकी लग रही है इंडिया की? अगर कोई विपक्षी गठबंधन होता है तो ऐसी स्थिति में 2024 और उत्तर प्रदेश कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, INDIA का मैं कोई बहुत ज़्यादा उसको मैं कोई यूपी की राजनीति में कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानता हूँ। जब भी आप यूपी का विश्लेषण करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि युद्ध भूमि में कौन कौन सी सेनाएं हैं। ठीक है। तो आज की तारीख में जो यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें मुख्य कंटेंडर्स 2 ही बचे हैं, भाजपा और सपा। और बसपा बहुत तेजी से अप्रासंगिक हो रही है, कांग्रेस हो चुकी है। और 2014, 17, 19 और 22 इन चारों चुनावों में, जो कि चारों सपा बहुत बुरी तरह हारी है, अखिलेश जी सभी प्रयोग करके देख चुके हैं। जितने भी प्रयोग संभव थे अखिलेश जी सब कर चुके हैं। सपा बसपा का करके देख लिया, सपा कांग्रेस का करके देख लिया, और 2022 में सपा और छोटे दलों का करके देख लिया। ठीक ठीक। कांग्रेस को 100 सीटें दे के देख ली, शेष सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करके देख लिया। ठीक बात। बुआ बबुआ आके पूरी ताकत लगा के देख लिए। ठीक। तो अब मुझे नहीं लगता कि यूपी में कोई प्रयोग बचा भी है। अच्छा, मान लीजिए अब आपको एक नई खिचड़ी पकानी ही है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे आप बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि चलिए मैंने आपको फुल पावर दे दी, ठीक, किसी भी कीमत पे आपको भाजपा को हराना है, अब आप एक नया गठबंधन मुझे अभी बना के दीजिए। चलिए इंडिया पे ही बात कर लेते हैं। हाँ। एक जो ऑलरेडी फ्रेम में आया हुआ है, चलिए इंडिया पे ही बात कर लेते हैं। इंडिया में आपने देखा बसपा है नहीं, बीएसपी नहीं है, बीएसपी हटा दीजिए, सपा है। हाँ, सपा है, लेकिन ये सीट शेयरिंग तक कहां जाएगा, इंडिया में कितना रहेगा और कितना नहीं रहेगा, ये देखने की बात है। तो अगर आप जोड़िएगा आज की डेट में आरएलडी वहां मान लीजिए अभी है मान लीजिए, नाम नहीं कटाया है अभी इंडिया से, जिसकी की बड़ी संभावना है कि वो एनडीए में आ जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ तो दिखाई देता नहीं है। कांग्रेस है, कांग्रेस मिस्टर इंडिया बनी पड़ी है खुद एक पार्टी के तौर पे। तो ऐसे में कोई सामने दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो पहले तो मुझे लग रहा है इसी पर बात कर ली जाए कि इंडिया नाम का कोई प्राणी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में रहेगा एनडीए के सामने कि नहीं? भाई कांग्रेस के अलावा उससे जुड़ेगा कौन? सवाल तो ये है ना।
ठीक है। भाई कांग्रेस अगर सहयोगी ढूंढना चाहे यूपी में तो पुराने सारे प्रयोग तो फेल हो चुके हैं। चलिए हम फिर से जोड़ देते हैं, सपा को और कांग्रेस को जोड़ देते हैं। ठीक, अभी के हाल में तो अभी जोड़ना ही, के हाल में हाँ, जोड़ दीजिए। ठीक है। तो कांग्रेस और सपा मिलकर कितना प्लस कर लेंगे, कितने प्रतिशत वोट बैंक तक पहुंचते हैं? सवाल ये है, हम यही खोजना चाह रहे हैं। हम ये खोजना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 80 में से ज्यादा सीटें मुक्त हस्त से खुलेआम अगर हम एनडीए से हटाएं भी कि चलिए भाई विपक्ष के पास जाएगा इस बार, तो वो कितनी सीटें बचती हैं? और उन सीटों को लेने के लिए ये कॉम्बिनेशन भी जरूरी है कि लेंगे कैसे। तो स्वाभाविक एलआई तो कांग्रेस और सपा ही दिख रही है अभी। टेक्निकली बसपा बाहर है। आरएलडी कहां है? आरएलडी अभी वेटिंग में है जी, वो आपको अच्छी तरह पता है। ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने की लगभग 20-25 विधानसभा सीटों पर नुकसान पहुंचाया बीजेपी को 2022 में, अगर उसको आप लोकसभा सीटों से कन्वर्ट करिए तो 5 या 6 लोकसभा सीटें आती हैं। लेकिन लोकसभा में फिर वही बात कि मतदाता जब लोकसभा में एक वोट कैसे करना है ये अलग तरीके से करने लगा है, वो विधानसभा में वोट कैसे कर रहा है वो अलग तरीके से करने लगा है। तो ऐसे में कितना और नुकसान की बात सोची जा सके कि एनडीए को मिलेगा जी, यूपी में जी। तो इस हिसाब से कोई केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है आपको विपक्ष के लिए? देखिए विपक्ष के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है। भाजपा के सामने यूपी में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मुसलमान। सवाल यह है कि मुसलमान कहां जाएगा 2024 में? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। पिछले दिनों मुसलमानों की नाराजगी बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी सपा के प्रति। ठीक है, आजम खान साहब आज भी नाराज हैं, नाराज है बिल्कुल, और उनकी नाराजगी जायज भी है। ठीक है। और मुसलमानों में ना बड़ी वो बेचैनी है। एक मुसलमानों के सामने एक विकल्प दिख रहा है एमएम के रूप में। एक कम से कम वो रिझाता तो है ना उनको, हाँ, थोड़ा चुनावी सभाओं में। हाँ हाँ, ठीक है। और कई बार मुझे लगता है कि मुसलमानों ने एक बार सपा को थोड़ा सा झटका देने का मन बनाया है। और ऐसे चुनाव में जबकि उसको मालूम है कि मिलना जुलना तो वैसे ही कुछ नहीं है, भाई लोकसभा में हमको मिलना जुलना तो कुछ चाहिए नहीं, तो कम से कम और कुछ ना हो तो इनको बांधे रखो, इनको तो कम से कम एक थोड़ा सबक सिखा दो। ठीक है। आपको याद होगा 2009 के चुनाव में एक बार मुसलमानों ने तय किया था कि वो जरा मुलायम सिंह जी को सबक सिखाएंगे, जब इन्होंने कल्याण सिंह जी को लिया था। ठीक। और उस सबक सिखाने का नतीजा था कि 20 या 21 सीट जितवा दी थी लोकसभा जैसी। मतलब लोकसभा की 20 सीट मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और उस एक लोकसभा की 20 सीट से कांग्रेस इतनी ज्यादा मतलब उत्साहित हो गई थी कि अगले चुनाव में कांग्रेस में इस बात को लेके लड़ाइयां शुरू हो गई थी कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2012 के चुनाव में याद है आपको? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ऐसी बात नहीं है, मुसलमान सपा का बंधुआ मजदूर है और रहेगा। मुसलमान इस मुगालते को दूर करना चाहते हैं अखिलेश, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव सबसे अच्छा मौका है। क्यों? 2019 का चुनाव याद है, मैंने और आपने साथ कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहीं आना चाह रहा था। आजमगढ़ का वो मंजर याद है आपको? आप बताइए क्या हुआ था। बिल्कुल, वो आजमगढ़ 2019 लोकसभा चुनाव वोटिंग का दिन था और अखिलेश वर्सेस निरहुआ, अखिलेश वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ, और आजमगढ़ की सीट थी। वोटिंग का दिन था और वोटिंग के दिन लगभग हम लोग काफी बूथ कवर किए थे, 20-25, उसमें गांव और आजमगढ़ शहर कस्बा ये सारा था। और जब हमने दिन की शुरुआत की आजमगढ़ से, उसमें हम लोगों ने छांटा था कि मुस्लिम बहुल और यादव बहुल बूथ पर ही जाना है। हाँ, कुछ ये तय था, ये भी एक तय था।
और उसमें दर्शकों हुआ क्या कि हम लोगों ने तकरीबन वोटिंग शुरू होने के आसपास 9 बज रहे होंगे सुबह के, और बड़ा प्रसिद्ध, बहुत सारे दर्शकों ने नाम सुना होगा, शिवली कॉलेज, जो आजमगढ़ जो शहर है या कस्बा जो भी कह लीजिए, आजमगढ़ शहर के बीच का वो स्कूल है और एक बड़ा सेंटर है, अपने आप में शिवली कॉलेज नाम भी है, और बहुत बड़े वहाँ पे बूथ बने हैं, करीब 1 दर्जन के आसपास बूथ रहे होंगे। हम लोग सुबह 9 बजे के आसपास उस बूथ को देखते हुए और फिर ग्रामीण की तरफ आगे बढ़ गए थे। कोई खास हलचल 9 बजे भी हमें वहां नहीं दिखी थी, सामान्य था। शुरुआत में वोटिंग जैसे होती है वैसे ही था। 3-3:15 बजे के आसपास जब हम लोग वापस उस शिवली कॉलेज वाले मतदान केंद्र पर लौटे, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिल्कुल सन्नाटा था, वोटर थे ही नहीं। अब ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी। हम लोगों ने 1-2 जगह पूछा भी, तो धूप था उस समय, रमजान भी चल रहे थे, वो सब ठीक था, लेकिन ये स्थिति हम लोगों ने पलट के 5-5:15 बजे फिर देखा। नहीं, मैं अब आप कुछ भूल रहे हैं, क्योंकि मेरा तो वो हुआ क्या कि था, जब हम 3-3:15 बजे, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, हम लोग 3-3:15 बजे जब बूथ पे पहुंचे हैं, तो वो जो रिटर्निंग अफसर था वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ ऊँघ रहा था, और जब हम पहुंचे तो वो अचानक हड़बड़ा के उठा। तो मैंने पूछा क्या बात, एकदम बूथ पे सन्नाटा है? तो बोला सर कोई है ये नहीं। तो तब हमने तो ये सुना था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लंबी लंबी लाइनें होती है और गहमा गहमी होती है, और 5-6 बजे वोटिंग बंद हो जाती है और 7-8 बजे तक वोट पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और 3 बजे ऐसा सन्नाटा। अच्छा, इससे पहले हम कम से कम 20 बूथ देख के आए थे जहां सन्नाटा था, मुस्लिम बहुल बूथ। स्पेशली हम लोग मुस्लिम बहुल बूथ ही कवर कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी गर्मी है, रमजान का महीना है, शायद 5-5 बजे वो भी करके देखा, तो 5 बजे वापस लोग निकलेंगे। तो हम उसी बूथ के ठीक सामने हमारे एक मित्र रहते थे, अविनाश जी। तो मैंने अविनाश जी की स्पेशली ड्यूटी लगाई कि ठीक 5 बजे आके आप मुझे रिपोर्ट देंगे कि बूथ की क्या पोजीशन है। तो शायद वो 5 या 5:30 बजे जब वहां पहुंचे हैं, तो उन्होंने मुझे कह रहे भैया यहाँ तो ताला वाला लग गल और स्टाफ जो ना ईवीएम लेके चल गल। है बोले जैसे ही वोटिंग खत्म हुई ताला लगा और सब कुछ समय, बोला अरे वहां कोई था ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग चूंकि सोशल मीडिया के लोग हैं और हमारे तो हजारों लोगों का नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया, तो हम लोग पूरे यूपी से फीडबैक ले रहे थे। और प्रथम चरण आर्य नगर सीट रविंद्र भाई साहब त्यागी जी ने रिपोर्ट दी थी गाजियाबाद से, वही पैटर्न था। पहले चरण में 12% वोट पड़ा था उस सीट पर, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड थी। 12% वोट पड़ा था उस बूथ पे। वहां से लेकर अंतिम चरण आजमगढ़ तक ये पैटर्न फॉलो हुआ था। तो हमने ये कंक्लूड किया कि मुसलमान वोट डालने नहीं निकला, जबकि सपा बसपा का बड़ा फॉर्मिडेबल गठबंधन था, और खबरें यहां तक तैर रही थी कि इस बार तो सपा बसपा का गठबंधन नेस्तो नाबूद कर देगा भाजपा को। बिल्कुल, क्योंकि वो गणित यही बता रहा था, गणित यही बता रहा था। इसके बावजूद मुसलमान वोट डालने नहीं निकला था। बिल्कुल, और यही ये बात, अब देखिए ये कंक्लूजन निकला कि नहीं निकला था। अब इस पर देखिए, मुसलमानों के बारे में जो एक जनरल बात होती है, 2 तरह की बात होती है कि मुसलमान हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराना चाहता है, इसलिए वो अपना वोटिंग पैटर्न उस हिसाब से सेट करता है किसके साथ जाना है। लेकिन 2019 में शायद क्या ये वजह थी कि मुसलमान यह मान के बैठा था कि हम कुछ भी कर लेंगे तो बीजेपी नहीं हारेगी, या तो ये हो सकता है, एक स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि मुसलमान मतदाता के पास भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में ना आए, उसको रोकने के लिए कोई वजह नहीं थी। एक होता है कि आप किसी की जीत में शामिल हो, शामिल ना भी हो, तो अगर वो जीत रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, तटस्थ रहे। तो उसका सबसे बड़ा जो है तरीका यह है कि आप जो है वोटिंग के प्रति उदासीन रहिए, मजमा लगा के। और 2019 में वो दिखाई दिया, वो साफ तौर पे दिखाई दिया, और आजमगढ़ एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसको नापने का। मतलब भाजपा को हराने के लिए
मुसलमान वोटर जोशो खरोश के साथ नहीं निकला। नहीं निकला। ये है ना, ये- ये ना। ये अच्छा, बात है। जब ये बात हम लोग सोशल मीडिया पे करते थे तो हमारा जो राष्ट्रवादी हाँ, उनमें अति बड़ी उत्साही नाट्यफाकी। समाज था, वो हम लोग को बहुत मतलब, "ऐ, तुम लोग क्या बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। मुसलमान घर में बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता"। अरे मैंने कहा भैया तुम थ्योरेटिकल बात कर रहे हो, हमने प्रैक्टिकली अपनी आंख से देखा है। ये जैसे विचित्र किंतु सत्य हमें भी लगा हाँ। ना, ये तो बड़ी विचित्र बात है, लेकिन वाकई फील्ड में जाने के बाद ये लगा। अब यहां पर बात किया जाए, ये तो अब आइए 2019 2024 में। अब 2024 में क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर के पास ऐसी कोई सॉलिड, ऐसी कोई बड़ी वजह है कि वो भाजपा को हराने के लिए बिल्कुल एड़ी चोटी का दम लगा दे किसी पार्टी के पीछे या किसी गठबंधन? देखिए मुझे लगता है कि मुसलमान जैसे आज तक वोट करता आया है वैसे करेगा, परंतु यदि अखिलेश ने उनके मन की नाराजगी अपने प्रति दूर नहीं की तो हो सकता है इस बार 2024 में यूपी का मुसलमान सपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के साथ या बसपा के साथ चला जाए। अच्छा। बसपा थोड़ा सा बैकफुट पे चुनाव लड़ रही है और इस बार ऐसी संभावना है कि बसपा मुसलमानों को ठीक ठाक संख्या में टिकट देगी और बसपा के कैंडिडेट्स मजबूती से चुनाव लड़ें और यदि उनको मुस्लिम वोट, देखिए बसपा के पिछले चुनाव में दुर्गति क्यों हुई है, क्योंकि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण सपा के पक्ष में हुआ है। ठीक। सपा को सबक सिखाने के लिए यदि आजम खान साहब की चली तो आजम खान साहब अब बाद में बसपा से उनकी जो 36 का आंकड़ा है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में आजम खान साहब या मुस्लिम लीडरशिप क्या वापस कांग्रेस की तरफ देख सकती है, ये एक सोचने वाली बात एक है। ये बात हो गई। अब एक बात जरा यही बताते चलिए, जब 19 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो अगर आप ध्यान दीजिए तो उसमें लोकसभा स्तर पर फायदा किसको ज्यादा हुआ था, सपा को कि बसपा को? दोबारा प्रश्न जरा दोबारा कीजिए। सपा बसपा 2019 में जो गठबंधन करके चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उसमें सीटों के मामले में फायदा किसका हुआ था? सपा का हुआ था या बसपा का हुआ था? फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, हमारे बबुआ अपनी खानदानी सीटें हार गए थे। 5 सीट का जो आंकड़ा बचा था वो एक मैनपुरी, एक आजमगढ़, बाकी 3 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई थी। ठीक है, खानदानी सीट सब हार गए थे। तो अब ऐसे में बीएसपी गठबंधन में है नहीं इंडिया के, हाँ। अभी तो फिलहाल नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ अब बीएसपी अगर अलग लड़ लेती है हाँ तो बीएसपी अलग, इंडिया का गठबंधन बहुत ज्यादा अभी स्ट्रांग यहां दिख नहीं रहा है। हाँ। ओम प्रकाश राजभर पहले ही आ चुके हैं। हाँ। आरएलडी अबाउट टू कम। हाँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 1 to 1 इलेक्शन हो ही कहां रहा है, यहां तो फिर मल्टीपोलर हो रहा है। मल्टीपोलर होगा, और मल्टीपोलर अगर हो रहा है तो बीजेपी के बारे में जो एक राय बनाई गई है, राजनीतिक तमाम एक्सपर्ट्स लोग भी ये कहते हैं, दर्शकों आप भी जानते होंगे कि बीजेपी सबसे अच्छा परफॉर्म तब करती है जब मल्टीपोलर इलेक्शन हो, कई कोणीय इलेक्शन हो। तो उत्तर प्रदेश में इस बार भी वैसा ही 19 जैसा माहौल आप देख रहे हैं, या कुछ गठबंधन नहीं है तो वो 65 वाला फिगर तो अपने आप जाके 70 प्लस आ जाता है। अब 70 से ऊपर उसको कितना ले जा रहा है? देखिए मैं अभी भी सीटों के नंबर को महत्व नहीं दे रहा हूं। ठीक है, मैं वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना उसी को ज्यादा महत्व दूंगा कि इंडिया के पास कौन सा वोट बैंक जाएगा। ठीक है। तो देखिए मैं मोटे तौर पे ये मानता हूं कि ओबीसी का मेजर चंक बीजेपी के पास है और रहेगा। स्वाभाविक रूप से वो दिखाई दे रहा है, वो 2014 के बाद से दिखाई दे रहा है। यादव अभी तक 2022 के चुनाव तक पूरी तरह, बल्कि 14
17 और 19 में तो थोड़ा बहुत डगमगाया भी था यादव, परंतु 22 में यादव पूरी तरह भाजपा के सपा के पक्ष में दिखे, अखिलेश के पीछे खड़े थे, कोई दो राय नहीं, बिल्कुल। और मैं ऐसा मानता हूं कि यादव मोर और लेस अभी भी सपा के साथ ही खड़े रहेंगे। ठीक। तो सर जो विनिंग अच्छा, अगर जाट पश्चिम में, अगर रालोद से बस भाजपा का ठीक ठाक गठबंधन हो गया तो अकेले मुसलमान, अगर हम और ये मान भी लें कि मुसलमान सपा के साथ जाता है, भाई देयर इज नो अल्टरनेटिव, मजबूरन मरता क्या न करता वाला, ठीक है, तो भी सपा के पास ऐसा कोई अर्थमेटिक नहीं जुड़ रहा है कि वो कोई बड़ा बस बीजेपी से कोई मुकाबला कर पाए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि 2019 वाला ये मामला आएगा यहाँ पे। अब 2019 वाला मामला फिर हम सीटों पे बात नहीं कर रहे क्योंकि अब 19 वाला फार्मूला है नहीं यहाँ पे, तो वो 65 सीटें में से 10-12 सीटें ऐड हो जाएंगी। देखिए रालोद, देखिए भाजपा को अगर चुनौती मिलेगी भी ना तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पे है, मुस्लिम बहुल सीटों पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां 2.5, 3, 4, 5 लाख वोट तक है मुसलमानों का, उन्हीं सीटों पर लड़ाई होगी। परंतु यदि रालोद के साथ गठबंधन हुआ और जाट का वोट अगर बीजेपी रालोद गठबंधन में शिफ्ट होता है तो मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी भाजपा स्वीप करती है, वो फैक्टर भी बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। वो उसके लिए रालोद का इधर आ जाना आना जरूरी है, इस बात को बीजेपी अगर अच्छा, अब इंडिया को जरा आप इवैल्यूएट कर लीजिए, सपा, रालोद, कांग्रेस और मुस्लिम वोट बैंक कह लीजिए, और मुस्लिम वोट बैंक कह लीजिए, वोट बैंक कह लीजिए, एक फैक्टर कह लीजिए, ये चारों का कॉम्बिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो कम से कम 15 सीटें ऐसी होंगी जो लड़ाई में आ जाएंगी। अच्छा, ठीक है। और ये 15 मुस्लिम बहुल सीटें होंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिनमें लड़ाई होगी। ठीक है, ठीक है। अब लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 10-5, इट कैन बी 7-8। ठीक ठीक, तो वही मामला जो है 70 प्लस रहना है बीजेपी, मतलब बेस्ट केस, वर्स्ट केस सिनेरियो में बीजेपी 70 तक आ सकती है यदि रालोद से गठबंधन नहीं हुआ तो। यदि रालोद और भाजपा का गठबंधन हो जाता है तो ये एट एनी कॉस्ट 75 टच करेगा। ठीक, कांग्रेस नाम ले लीजिए सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, अब मान लीजिए सपा और कांग्रेस एक बार फिर दो एक साथ लड़ रहे, इन्होंने कहा था ना दो लड़के, तो मैंने उसका जवाब दिया था 2 लड़के, एक फिल्म आई थी 2 लड़के दोनों खड़के। ठीक ठीक, पुराने जमाने की फिल्म। ठीक, तो अब 2 लड़के दोनों खड़के वाली जो समस्या है ना, इन दोनों विचारों के साथ है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए अगर पर्सनल लाइफ में देखेंगे ना आप तो बोथ आर जेंटलमैन। ठीक है, पर मुझे लगता है बोथ आर रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस। अखिलेश जी के साथ भी ये दिक्कत है कि वो भी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन ही बन के रह गए हैं पिछले 5 साल। उठते हैं सुबह 10, 11, 12 बजे, 1-2 ट्वीट डालते हैं, 1-2 ट्वीट डालते हैं, एक आध फेसबुक पोस्ट डालते हैं, कहीं एक आध कहीं हैप्पी बर्थडे में चले जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर यही तो कहते हुए निकल आए भाई, वो भाजपा की संगत से गए थे और भाजपा ये है कि 365/24/7 ये चुनावी मशीन बनी पड़ी है, जमीन पे रहते हैं, नहीं रहा गया ओम प्रकाश राजभर से, तो उन्होंने कह दिया। देखिए लोग अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं, मौका परस्त कहते हैं, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि ठीक है दलगत राजनीति की बात है, वो एक जाति की कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी सब ठीक है, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर हवा का रुख पहचानने वाला कोई स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश के रामविलास पासवान हैं ओम प्रकाश राजभर। और आप जिसको कहते हैं ना कि जो बटखरा, छोटा बटखरा हो और अंतिम समय में बैलेंस बनाने के काम हो,
तो अगर उसकी याद किसी को नहीं आए तो कई बार वो पैर के नीचे आके अपनी याद दिला देता है, हे हम भी हैं, हमको रखिए। तो 20-25 विधानसभा सीटों पर डेंट लगा के बीते चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने वो मामला दिखाया। अब यहां खोजे नहीं मिल रहा है कांग्रेस की। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को भाजपा कितनी लोकसभा सीट देगी गठबंधन? निषाद पार्टी का उदाहरण अगर सामने रख लूं तो 1 सीट या हद से 2 सीट। दो सीट। दो तो अपना दल को देख लीजिए, अपना दल को वो कितनी सीटें देते हैं, तो उसी रेशियो में उनको भी लेके आएंगे। आरएलडी भी आएगी तो आरएलडी को भी इसी तरह से सीटें मिलेंगी। आरएलडी को आपके हिसाब से कितनी सीट? मुझे नहीं लगता कि 2 या 3 सीटों से ज्यादा आरएलडी को मिलेगी। नहीं, मांग तो बहुत ज्यादा रहेगी। नहीं देखिए, मांगने को तो आप पूरा 80 मांग लीजिए। नहीं, दो तीन तो नहीं, पर मैं ये मतलब कि अगर प्रैक्टिकल लोग सोचेंगे तो 4 सीट दे देनी चाहिए। अब एक चीज देखिए, जाट लैंड को लेके भी एक बड़ा भ्रम है। 2022 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भी जाट लैंड को लेके जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था तो आप देखिए सारे फैक्टर यही थे, कोई बहुत बड़ा कोई और फैक्टर तो आके जुड़ नहीं गया ना। लेकिन विधानसभा वाइज अगर आप परफॉर्मेंस देखिएगा 2022 और उसको लोकसभा में चेंज करने का प्रयास कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 सीटें, उससे ज्यादा नहीं। चलिए आप 4 कह रहे हैं तो एनडीए तो एक गठबंधन बनाएगा, तो फिर ये तो पार्टियों का काम है, हमारा आपका नहीं है। लेकिन फिर अपने वही, अब यूपी को छोड़ने का समय आया है, डिस्कशन में हम लोग हरियाणा चलेंगे। कांग्रेस, एक बार फिर पूछ रहा हूं, कोई रायबरेली, कहीं कोई जगह, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई लड़ेगा बड़ा चेहरा और हारेगा कि लड़बे नहीं करेगा कांग्रेस से? गांधी परिवार से कोई नहीं लड़ेगा रायबरेली। ठीक, अमेठी भूल गए आप? अमेठी भी। अच्छा, अमेठी में चुनाव लड़ने की योग्यता ही नहीं है। बहरहाल अब ये तो संजय सिंह कहाँ है आजकल? अमेठी किस पार्टी में? संभवतः आप देखिए, शायद बीजेपी में था। गरिमा सिंह तो शायद बीजेपी में थी, होगी। तो अब एक और, मुझे नहीं लगता कि अमेठी रायबरेली दोनों सीटों से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली से हारना निश्चित है। ठीक है। कोई ताकत रायबरेली नहीं जिता सकती, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली भाजपा अदिति सिंह जी को वहां से भाजपा के टिकट, चलिए टिकट देना पार्टी का काम है, कौन कहां देता है। हमने पार्टी के बारे में पूछा, आपने कांग्रेस का नाम लेते ही नीलबट्टा सन्नाटा कहा यूपी में। चलिए, 1 सीट थी, वो सीट भी आप ले रहे हैं। तो इस हिसाब से यूपी का एक इस तरह का ताना बाना समझ में आ रहा है कि एनडीए को यूपी में एक सिनेरियो डिस्कस कर लीजिए। अगर मुसलमान झाड़ के कांग्रेस में गिर जाता है तो बाकी टॉपअप कहां से लाएगी कांग्रेस? क्योंकि झाड़ के अगर वो गिर जाता है एक तरफा तो भी उसको सीट में जीत दर्ज करने के लिए एक टॉपअप चाहिए। वो टॉपअप कहां से आएगा? और हर सीट पे लगभग 10 से 15% का टॉपअप चाहिए। तो वो कहां से आएगा? क्योंकि कांग्रेस का तो किसी भी सीट पर 3-4-5% ना उसके प्रत्याशी का कोई वोट दिखाई देता है, ना एज ए पार्टी उसका कोई वोट दिखाई देता है। और यहां कोई भी सीट हो, कोई भी चुनाव हो, आप सांसदी का चुनाव छोड़ दीजिए, आप प्रधानी का चुनाव आ जाइए, आप सभासदी का चुनाव आ जाइए, 8 से 10% तो मोदी फैक्टर वोट है हर सीट पे। तो एक टॉपअप तो एनडीए के साथ ये हो जाता है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक किसी एक पार्टी के पास भी चला जाए, यही बात तो सपा के साथ भी है कि वो बाकी टॉपअप कहां से ले आएंगे? अगर इंडिया में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया, जयंत चले गए बीजेपी में, ठीक है, बसपा अलग लड़ रही है, सिर्फ सपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट तो निश्चित रूप से इनको ही मिलेगा, दोनों पे आएगा, है ना? ठीक है। फिर वही सवाल आ जाएगा, टॉपअप दोनों मिलके कितना लाएंगे कि उसको जीत में कन्वर्ट करेंगे, सीट में चेंज होगा? वो टॉपअप नहीं है ना। सपा के साथ अगर मुस्लिम वोट बैंक आ जाता है तो थोड़ा सा उनके पास टॉपअप क्या है, उनका अपना यादव वोट बैंक। लेकिन लोकसभा 2014 में भी आपने देखा है, 2019 में भी देखा है, जातिगत बंधन भी मोदी के सामने टूटे हैं।
और टूटते हैं, उसमें भी बंटवारा हुआ है, यादव वोट में भी बंटवारा हुआ, 2019 में हुआ। विधानसभा में नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकसभा में होता है। 100% आप नहीं ले जा सकते। तो ऐसे में वोट जो एक जीत कन्वर्ट कर देती है ना, सीट पक्की कर देती है, वो नहीं फिगर आ पा रही है। हाँ, मार्जिन कम कर देंगे आप एनडीए से हारने का, एनडीए को जीतने का जो मार्जिन था आप वो कम कर देंगे, लेकिन 5000 से भी, मैं कहता हूं 520 से भी सीट तो निकल जाएगी ना। सीट आपके पास नहीं आ रही। ये कमी है जो एनडीए को सिर्फ यूपी में ही नहीं और भी जगह, क्योंकि रीजनल पार्टी की अगर आप बात करें, कांग्रेस किसको जोड़ रही है? तमाम रीजनल पार्टीज को। यह कहा जा रहा है कि हर राज्य की जो सबसे मजबूत रीजनल पार्टी है वो एनडीए की तरफ है, ये एक बात की जा रही है ना। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि कांग्रेस के साथ जो भी रीजनल पार्टी जुट रही है उसमें कांग्रेस अपना वोट कितना लेके जा रही है। हाँ, एक बचा मुसलमान, उस पर सब क्लेम करते हैं। कौन कहेगा? इंडिया की कोई ऐसी गठबंधन की पार्टी बता दे जो ये कहे कि मुस्लिम वोट हमारा नहीं है। बिल्कुल सारे क्लेम करेंगे। एनीबॉडी विद अगेंस्ट बीजेपी। तो आपने जिसको गांव की भाभी बना दिया है, तो उसको तो सारे जोड़ के बैठेंगे। टॉप अप कहां से आएगा? कांग्रेस के पास कोई टॉप अप नहीं है, यूपी में कम से कम कोई टॉप अप नहीं है। ठीक, यहां सपा के पास अपना टॉप अप है, लेकिन उतना नहीं है कि जो सीट में कन्वर्ट कर दे। यह सवाल इंडिया के सामने सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि यूपी से बाहर हर स्टेट में खड़ा होगा। इसीलिए वाली बात कही जा रही है ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां पे होगा। मेरा और मेरी जिज्ञासा है, हाँ। अगर इंडिया में सपा और कांग्रेस लड़ रहे हैं, रालोद भाजपा के साथ लड़ रही है और तीसरी पॉलिटिकल फोर्स के रूप में बसपा लड़ती है, तो आपको वोट परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि बसपा कितने प्रतिशत वोट पे टिकेगी? देखिए, बसपा अगर अलग लड़ रही है तो बसपा नेतृत्व ने बहुत सेटल वे में अपने वोट बैंक को एक बात बहुत अच्छे से ट्रांसफर की है पिछले 5-7 सालों में। जी, समय खिलाफ है हमारे टाइप्स राजनीति का, इसलिए शांत बैठो। आपने ध्यान दिया होगा कि कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में बीएसपी अपना जो उसका कोर वोट है वो परसेंटेज लूज नहीं करती। सीटें भले न पा रही हो, सीटें भले न पा रही हो, कितना, लगभग 14% पे टिकेगी। 10 से 12% अभी भी ले जाएगी। और यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, वो 10 से 12% जो ले जाएगी अपने पास, वो ये वोट हो सकते थे कि अगर उसने छोड़ दिया तो वो एनडीए के खिलाफ किसी खेमे में जाते। वो काडर वोट है, वो वैचारिक वोट है। तो बसपा जैसी किसी पार्टी का वैचारिक वोटर नेचुरल कभी भी यहां नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए अति दलित की बात ही आप जब कहेंगे, अति पिछड़े की बात करेंगे, तो वो सब ऑलरेडी हट के जा चुके हैं एनडीए के पास। बसपा कमजोर इसीलिए हुई है, सपा कमजोर इसीलिए हुई है। ओबीसी वर्ग में अदर देन यादव सपा से जा चुके हैं। ऐसे ही दलित में अदर देन जाटव बसपा से जा चुके हैं। कहां गए? एनडीए के पास गए हैं, बीजेपी के पास गए हैं। गैर जाटव, गैर चमार, गैर जाटव। तो बीएसपी बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ेगी। 10 से 12% वोट वो क्लेम करेगी, लेकिन वो फायदा किसको होगा? वो एनडीए को फायदा होगा। इसलिए कि आप किसी के लिए 10 वोट जुटाएं, ये भी उसका फायदा है, और किसी के खिलाफ 10 वोट जाने से रोक लें, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है रिजल्ट के मायने में। तो बसपा एक तरह से हर सीट पर एनडीए को सकारात्मक लाभ पहुंचाती रहेगी। ये इसने 2019 में भी किया है, गठबंधन बना के अपना फायदा ले गई। आप देखिए। अवनीश जी, मुझे एक बात बताइए। अभी मैं एक मित्र से बात कर रहा था, पत्रकार हैं वो हरियाणा में, तो मैंने पूछा क्या ऐसी कोई संभावना है, तो बोला राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो मुझे एक बात बताइए भाई, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी तो कांग्रेस के जो 4 मुख्य वोट बैंक थे, ब्राह्मण, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये चारों ही धीरे धीरे कांग्रेस से जहां जहां छिटक गए वहां कांग्रेस खत्म हो गई। ठीक। क्या आपको
निकट भविष्य में या भविष्य में लगता है कि कभी ये चारों वोट वापस भी कांग्रेस के पास आ सकता है? कभी नहीं। क्यों? उसकी वजह है, देखिए ऐसा है, जॉइंट फैमिली रहती है, सबको बड़ा मजा आता है, खूब बड़ी बड़ी बातें लोग कहते हैं, गांव देहात के घर, हमारा पुराना घर, हमारे 8 चाचा 10 चाचा 20 चाचा, और इतना बड़ा परिवार रहता था, बड़े खुशहाल थे हम। आज आपके पास पीछे देखने वाला आईना है, लोग देख रहे हैं कितने खुशहाल थे। अब इसमें आ जाइए इलेक्शन में, अलग अलग वर्गों ने अपना अलग अलग घर बना लिया है। वह अगड़ा समाज, वो समाज जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, उसने अपने जगह एनडीए के साथ जाके बना लिया है, बीजेपी के पास जाके बना लिया है। अब इसी वजह से बीजेपी बनियों की पार्टी नहीं रही, अर्बन पार्टी नहीं रही, ये उसका विस्तार है। और बीजेपी जब इस तरह से विस्तार कर रही है कि एक पर्टिकुलर जाति के वोटर को छोड़ के सपा से सारे बाकी अदर ओबीसी उठा ले आई, तो ऐसे में जब सबके अपने अपने अलग घर बन चुके हैं, कम से कम बस चुके हैं, तो फिर एक साथ वापस आना कांग्रेस के पास ये बड़ा मुश्किल लगता है। दूसरा, आए भी मान लीजिए, है कौन कांग्रेस में बुलाने वाला, ये भी तो होता है। तो कांग्रेस में बुलाने वाले नहीं रहे, अपील करने वाले कौन है वोटर को? एक अकेले राहुल गांधी। अब तो तरस आना चाहिए राहुल गांधी पे, कितना अपील करवाएंगे उनसे, कितना होमवर्क देंगे उनको। पर एक बात बताइए ना, आप, मुझे लगता है कि यूपी बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। भाई राजस्थान में तो आज भी ये चारों वर्ग कांग्रेस के साथ हैं, जिनका मैंने नाम लिया था। लोकसभा में एक मिनट रखिए, देखिए लोकसभा विधानसभा के वोटिंग पैटर्न को बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग चीज ये जरूरी है। मैं हम विधानसभा डिस्कस करते हैं। पर ये चारों वर्ग जो कांग्रेस का कोर वोट था, ब्राह्मण, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, ये राजस्थान में आज भी उनके साथ हैं। अच्छा। बहुत हद तक गुजरात में आज भी उनके साथ हैं। अच्छा। एमपी में आज भी उनके साथ हैं। कम से कम ये 3 स्टेट का तो मैं नाम ले सकता हूं। आप ये बता दीजिए कि अगर है, अगर छिटके हैं तो सिर्फ यूपी बिहार में ही तो छिटके। नहीं, मैं फिर आपसे बात करूं, अगर राजस्थान का ही उदाहरण आप ले लें, अगर है तो हर 5 साल में रोटी पलट कैसे जाती है? वो अलग बात है, पर 5 साल में जो पलटता कौन है? हर 5 साल में जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो इन्हीं 4 के बल पे तो आती है। ये पैटर्न तो आपको कई और स्टेट में देखने को मिलेगा जहां जहां रोटी पलटी जाती है। हिमाचल में रोटी पलटी जाती है, हिमाचल में फिर पलटा गया, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, एक लेवल तक आपका अपना कोर वोटर प्लस जो प्रत्याशी होता है उसका निजी वोट और उस समय का माहौल अगर परिवर्तन की तरफ है, एंटी इनकम्बेंसी है, जो भी है, ये तय करता है कि चलिए आप 30-32% पहुंच गए। अब अगर जीत 36% पे होनी है तो वो जो 5-6% होता है वो किसी दूसरे वर्ग से टूट के ना आता है, तो 100% वहां नहीं रहता है, वो वोटिंग का पैटर्न है। अब यही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये अब लागू किस लिए नहीं होता लोकसभा पर, क्योंकि वोटिंग पैटर्न दोनों के चेंज हो चुके हैं। जी, विधानसभा में वोटर अलग तरीके से वोट करता है, लोकसभा में वही वोटर अलग तरीके से वोट करता है। दिल्ली देख लीजिए, मोदी आएंगे चुनाव लड़ने तो सारा सीट उठा के उनको। अब आइए यहीं इसी पॉइंट पे हम चर्चा को जरा हरियाणा ले चलते हैं। हरियाणा चलिए। अब हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव अगले 1 साल के अंदर होने हैं। ठीक है। बहुत सी ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा में हो सकता है लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लिया जाए, मतलब विधानसभा 6 महीना पहले करा ले। ठीक। अभी आपके सामने मैं बहुत से लोगों से हरियाणा में चर्चा कर रहा था, तो हरियाणा में बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और हरियाणा को भी रोटी पलट के खाने की आदत है, सेकने की आदत। ठीक है, पिछला एक्सेप्शन था, पिछला वाला एक एक्सेप्शन था और उसमें भी तैयारी हो गई थी, बस वो तो किसी तरह बस बच गई। हाँ, कही है, ईमानदारी से यही कहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो तो हो गया था, होते होते रह गया था एक तरह से। और हरियाणा में मुझे लगता है कि ये जितने भी स्टेट हैं जो रोटी पलट के सेकते हैं, इन सब की देह जो है ना 2-3 साल बाद खजुआने लगती है। हाँ, और ये सब जो हैं चिर असंतुष्ट लोग हैं,
और जो कि अच्छा, जिनको हर 5 साल में, पर एक मैं आपको एक बताऊंगा, जितने भी स्टेट हर 5, जो मैंने घूमे, हर 5 साल में सरकार पलटते हैं, उनमें डेवलपमेंट अन्य राज्यों की तुलना में मुझे बेहतर दिखाई दिया है। जैसे हिमाचल में आज चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए, दोनों सरकारें इक्वली, बोथ आर इक्वली गुड, दोनों इक्वली काम करते हैं, दोनों में भी काम करने का लेवल, करप्शन का लेवल, हर चीज का लेवल एक रहता है, जनता दोनों ही सरकारों में सुखी रहती है। तो उनकी आदत है पलट पलट के। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, विकास बहुत अच्छा है, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए, हालांकि कुछ गवर्नमेंट्स ज़्यादा करप्ट हो जाती हैं, पर हरियाणा के विकास प्रभावित नहीं हुआ है किसी भी राज्य में। मोर और लेस पंजाब में भी यही स्थिति है। पंजाब में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा खराब कर दिया है, वो हालांकि उसको बाद में कंट्रोल कर लिया गया। डेवलपमेंट के क्षेत्र के लिहाज से पंजाब भी बहुत अच्छा स्टेट है। ठीक है। सिमिलरली राजस्थान भी, आप बात वेरी गुड डेवलप, आप बात विधानसभा की ले जा रहे हैं, हम बात लोकसभा की कर रहे हैं। तो अब पॉइंट, अब वापस आ जाते हैं हरियाणा के लोकसभा के नजरिए से, लोकसभा इलेक्शन के नजरिए से आप जब देखेंगे, कारण है वो देखना आपको इसलिए पड़ेगा कि क्या विधानसभा और लोकसभा के रिजल्ट्स कहीं मैच करते हैं। अगर आज आपके सामने हिमाचल के विधानसभा का रिजल्ट रख दिया जाए, अभी हुआ, कर्नाटका का अभी का रख दिया जाए, राजस्थान का रख दिया जाए, मैं कहता हूं मध्य प्रदेश का रख दिया जाए, एक साल बाद चले आए, वो अलग इशू है, तो क्या ये सही आकलन है कि विधानसभा देख के आप लोकसभा की बात करिएगा? लगातार गलत हो रहा है। वोटर अलग अलग, वोटर एक ही है, लेकिन उसका वोटिंग पैटर्न बदल गया। आप राजस्थान या हरियाणा को, अभी आप बात करने जा रहे हैं हरियाणा पे, अगर आप हरियाणा को विधानसभा वार देखिएगा और उस टेस्ट से देखिएगा, तो क्या आप खुद मान रहे हैं कि रिजल्ट वो आएगा? उसका कारण मैं बताऊं, देखिए विधानसभा में तो हरियाणा बहुत संभव है कि रोटी पलट देगा इस बार। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं पलटने की आदत है। तो लोकसभा पे आइए। लोकसभा में बात पता है क्या है, मोदी जी वो जादूगर है जिनके पिटारे में ऐसी ऐसी ट्रिक्स हैं। और आपको याद होगा कि 2019 का लोकसभा जीत के मोदी जी ने जब पहली बार लोकसभा को संबोधित किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अरे भैया, ये जितने मुद्दे हैं, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या जितनी भी योजनाएं हैं, ये सब इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा चुका है। 2024 में से इनमें से कोई भी मुद्दा नहीं होगा, इसलिए इन मुद्दों पे समर्थन कीजिए। 2024 में टोटली नए मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक। और अभी तो मोदी जी अपने, अभी तो स्टेज पे आने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने पिटारे में बैक स्टेज पे मुद्दे अपने झोली में डाल रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं ना, उसी आकलन और को पता नहीं ऐसे करके क्या निकालेंगे। तो एज ऑन डेट अगर आप हरियाणा को बात कर लें, लोकसभा चुनाव 2024, तो एज ऑन डेट बात करिए, जो भी फैक्टर मौजूद है, जो भी सामने दिखाई दे रहा है, हम लोग फिर, ये अंतिम वीडियो तो है नहीं, हम फिर करेंगे। देखिए, मतदाता की एक बात तय है हरियाणा में, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हरियाणा उससे अछूता नहीं है। मतदाता जानता है कि देश में केंद्र की सरकार में मोदी और भाजपा से अच्छी कोई सरकार नहीं है, मोदी से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए लेट अस कंटिन्यू विद मोदी इन द सेंटर। ठीक। स्टेट में स्थानीय मुद्दे, स्थानीय लोग, स्थानीय नेता, स्थानीय आपसी है, यही इस देश का वोटिंग पैटर्न कह रहा है। 2014 में भी यही कहा और 2019 में उसको और मजबूत किया। हो सकता है, बहुत संभावना है कि 2024 में विधानसभा में सरकार बदल जाए। ठीक है। परंतु लोकसभा में 10 में से 7-8 तक सीट, 8 सीट तक भी अगर बीजेपी जीत जाएगी
तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं। बहुत आश्चर्य। हालांकि आम आदमी कहता है नहीं, वो विधानसभा के नजरिए से लोकसभा को देखता मैं है, इसीलिए यही गलती करता है। मैं बार बार इसीलिए टोक रहा हूं आपको कि वो मत देखिए। वोटर इतना समझदार हो चुका है कि ये मानी हुई बात है, उसको पता है कि हाउ टू वोट फॉर विधानसभा एंड हाउ टू वोट फॉर लोकसभा। वो बड़े आराम से इस बात को समझता है और उसी कमिटमेंट के साथ। देखिए, मुझे लग रहा है आज की वीडियो लंबी हो गई है, अगली वीडियो में हम थोड़ा आंकड़ों के साथ, हाँ बिल्कुल, हरियाणा को डिस्कस करेंगे आंकड़ों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हम लोगों ने केमिस्ट्री यानी रसायन देखने का सिलसिला अभी शुरू हम किया केमिस्ट्री है, की बात करते हैं। तो उस सिलसिले का ये आज दूसरा वीडियो है। हम लोगों ने देखिए, ये बड़ी कैजुअल चर्चा है जिसमें हम आप जो है आपको उन तमाम सोर्सेज जो कि सोशल मीडिया के सोर्सेज हैं या अपनी निजी जानकारी या पहले के अनुभव हैं, उसके आधार पर ये बातें कर रहे हैं। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो जरा डिटेल से हरियाणा पर बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, और तब ये नजर आएगा कि अगर 10 में से आप 7-8 सीटें एक तरह से कह रहे हैं तो ये लगभग यही यूपी वाला हो गया जो 80 में 80 के सामने दिखाई दे रहा है, 70+। हाँ, तो इसी तरह के लगभग सीन है। अब धीरे धीरे एक एक स्टेट हम पकड़ते चलेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज ये जो रसायन शास्त्र की क्लास थी हमारी राजनीति में, हाँ, राजनीति का रसायन शास्त्र, हाँ, तो ये आपको सिलसिला अच्छा लगा होगा और आप नीचे हमें बताएंगे कि हम किस तरफ और जाएं, और कुछ विशेष कहना चाहें तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो इसी के साथ आइए बाबा रामदास जी को आज के लिए देते हैं धन्यवाद। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।